डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सुअरों में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पशुपालक इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा बात होगी NDRI करनाल को मिले पुरस्कार की, साथ ही जानेंगे ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में। ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किसानों को विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए फार्मर फर्स्ट यानी किसान प्रथम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेकर मेघालय के मृणाल सोहागवई ने किस तरह से सुअरों के प्रजनन की इकाई स्थापित की है और उन्हें कामयाबी मिली, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फर्स्ट शब्द असल में फार्म, इनोवेशन, रिसोर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के पहले अक्षरों को मिलाकर बना है। नाम से ही जाहिर है कि फार्मर फर्स्ट यानी किसान प्रथम कार्यक्रम किसान को खेती और उससे जुड़े व्यवसायों को वैज्ञानिक विधि से करने के लिए प्रेरित करता है। मृणाल सोहागवई मेघालय के री-भोई जिले में रहते हैं। पूर्वोत्तर में चूंकि सुअर पालना आम बात है, इसलिए मृणाल के यहाँ भी चर्बीदार भोजन के लिए सुअरों की स्थानीय प्रजाति पाली जा रही थी। समस्या ये थी कि स्थानीय नस्लों में बढ़वार दर और उत्पादन क्षमता बेहद कम है। शायद यही वजह है कि इस परिवार ने सुअर पालन को व्यावसायिक रूप से नहीं अपनाया था। ऐसे में उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर उमियम ने इस इलाके में अपनी गतिविधि तेज की। इन्हीं गतिविधियों के दौरान वैज्ञानिकों को पिगलेट्स की उन्नत नस्ल हैम्पशायर की पहचान हुई। स्थानीय भाषा में इसे खासी भी कहा जाता है। सुअर पालन को उन्नत बनाने के लिए मृणाल ने राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण लिया। मृणाल के पास अपना बाड़ा है जिसमें वे सुअर पालन कर रहे हैं। चारा लागत को कम करने के लिए वो पशुओं को घर का बना चारा खिलाते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों, कोलोकासिया की पत्तियों, केले के छिलकों, चावल और गेहूं के भूसे के अलावा रसोई के कचरे का भी इस्तेमाल करते हैं। चारा तैयार करने के लिए सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर उन्हें पकाया और फिर ठंडा किया जाता है। पिगलेट्स यानी सुअरों के बच्चों की मुक्त आवाजाही के उन्होंने पशुओं के सामने बांस का एक बड़ा तैयार किया है। पूर्वोत्तर में बांस आसानी से मिल जाने वाली सामग्री है, इसलिए बाड़ा बनाने में बहुत खर्च नहीं आया। बीमारियों से मुक्त रखने के लिए मृणाल पशुशाला में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। मृणाल न सिर्फ अपने जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, बल्कि गांव के दूसरे पशुपालक भी उनके पास आते हैं। हर गर्भाधान से उन्हें 1500 रुपए की अतिरिक्त कमाई हो रही है। अब तक वो 17 मादा सुअरों का गर्भाधान करवा चुके हैं। स्थानीय स्वदेशी सुअरों के बच्चे का आकार और विकास दर बहुत कम है। मेघालय के स्थानीय बाजार में पिगलेट्स की उन्नत नस्लें भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि पिगलेट्स की उन्नत नस्लों की मांग बहुत ज्यादा है। इस मांग को पूरा करने के लिए मृणाल ने अपने फार्म को एक प्रजनन इकाई में बदल दिया। उन्हें किसान प्रथम परियोजना के तहत उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर उमियम की ओर से हैम्पशायर एक्स क्रॉस ब्रीड पिगलेट्स के 8 सुअर मिले। इनमें 4 नर और 4 मादा पशु थे। इन 8 पिगलेट्स से वे अब तक 101 बच्चे पैदा कर चुके हैं।
इनमें से 85 बच्चों को उन्होंने दूसरे पशुपालकों को बेचा और कुल 3,42,000 रुपए की आय प्राप्त की। खर्च काटकर कुल बचत 1,47,000 रुपए रही। इतना ही नहीं, मृणाल सुअर को क्लासिकल स्वाइन बुखार का टीका लगाने और उनका छोटा मोटा उपचार करने में भी सक्षम है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल देते हैं पशुपालक कैलेंडर पे। जी आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अगस्त माह में जो पशुपालक हैं उन्हें अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का पशुपालक कैलेंडर। अगस्त में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा यानी BQ, इंटेरोटोक्समिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हो तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा ले। पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गला घोटू एवं लंगड़ा ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान के पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस संस्थान के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे लघु और सीमांत किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप आज भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन सका है। भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एवं डेयरिंग के रूप में बेंगलुरु में 1923 में की गई थी। साल 1955 में संस्थान का मुख्यालय इसके वर्तमान स्थान करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया। संस्थान में पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी और दूसरी जैव प्रौद्योगिकियों से श्रेष्ठ पशुओं की तीव्रता से बहुगुणन कर वैज्ञानिकों ने अनुसंधान परक प्रयास किए हैं। इस प्रौद्योगिकी के परिशोधन से एक श्रेष्ठ गाय से एक कैलेंडर साल में 10 से ज्यादा बछड़े और बछियां उत्पन्न की गई हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को परख नली निषेचन और भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब कटड़ा प्रथम उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त हुआ है। लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण माध्यमिक स्रोत बन गया है। विशेष रूप से सीमांत और महिला किसानों के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्थान में संकर गाय की प्रजाति पर शोध और विकास कार्य किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों
या डेयरी व्यवसायियों को अधिक दुग्ध उत्पादन मिल सके। संस्थान में इस समय लगभग 2000 पशु पाले जा रहे हैं। इनमें गाय, भैंस और बकरी की अलग अलग नस्लें शामिल हैं। संस्थान का पशुधन उत्पादन और प्रबंधन विभाग दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन और उनके प्रबंधन पर लगातार शोध कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश होने के बावजूद भी दूध और इससे निर्मित उत्पादों की निर्यात में भारत अभी काफी पीछे है। इस क्षेत्र में देश की हिस्सेदारी केवल 10% है। इसका प्रमुख कारण भारतीय पशुओं के दूध की गुणवत्ता का अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा न उतरना है। संस्थान आंतरिक तंत्र में पशुओं के सोमेटिक सेल की मात्रा के मानक तय करने के साथ इनकी संख्या घटाने पर फोकस कर रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय कसौटी के अनुरूप दूध की गुणवत्ता बढ़ाने में कारगर मदद मिलेगी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में पशुपालन और फसल उत्पादन किसानों का प्रमुख व्यवसाय है। पशुपालन में 65 से 75% लागत जानवरों के चारे और खानपान पर लगती है। इसलिए चारे के लिए क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त फसल का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। हरा चारा जानवरों के पोषण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और पानी की मांग की पूर्ति करता है। इसके साथ ही जानवरों को संतुलित आहार देने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कम और अधिक आहार से पशु के प्रजनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डेयरी प्रसंस्करण अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान ने कई प्रकार के स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए तकनीकी विकसित की है। लघु पैमाने पर डेयरी संचालन और यंत्रीकृत उत्पादन दोनों के लिए उपकरण डिजाइन किए गए हैं। पनीर, घी, खोवा और रसगुल्ला बनाने की संस्थान में विकसित मशीनें भारतीय डेयरी उद्योग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। संस्थान किसानों की और डेयरी व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए नए नए जामन बनाने का कार्य कर रहा है। इस समय संस्थान में 900 तरह के जामन उपलब्ध हैं, जो अलग अलग उत्पादों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश में डेयरी अनुसंधान और विकास के अलावा राष्ट्रीय दुधारू पशु समूह और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि जगत से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानेंगे हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों और पशुपालकों की आमदनी में इजाफा करने के लिए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और पशुपालन मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले निकट भविष्य में किस तरह की योजनाएं चलाई जा सकती हैं और इससे किस तरह से लाभ होगा, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार गो जातीय और छोटे जुगाली करने वाले जैसे भेड़ और बकरी, सुअर पालन और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पशुपालन और डेयरी योजनाओं को लागू कर रही है।
देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी बनाई है, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि है। इन योजनाओं के जरिए भारत ने पशुपालन क्षेत्र में लगातार तरक्की की है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2019-20 तक 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। देश में दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन 2014-15 से 2019-20 तक क्रमशः 6.28%, 7.82% और 5.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8,39,000 करोड़ रुपए अनाज से उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है। इस तरक्की को देखते हुए दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ये जानकारी दी कि सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित किया है, जिससे कि पशुपालन विभाग को और भी मजबूती मिलेगी और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। हमारे किसान न सिर्फ खेती किसानी और पशुपालन तक ही सीमित है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं ताकि किसानों को उपयोगी जानकारी मिल सके। आइए आज जानते हैं ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में। देखते हैं क्या है खासियत इस ऐप की और पशुपालक किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी, इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियाँ मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। आइए अब नजर डाल लेते हैं कृषि जगत से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अपडेट्स पर। अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 7 वर्षों से लगातार खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। हमने दुनिया भर में
कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है, जहां वर्ष 2013-14 का कृषि बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2020-21 का कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया, जिसके कारण किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने अधिसूचित सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया है, जिसके तहत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 में धान के एमएसपी में 43% से अधिक और गेहूं में 41% की वृद्धि की गई है। साथ ही एमएसपी के तहत सरकार ने पिछले 5 सालों में वर्ष 2009 से 14 की तुलना में धान की 2 गुना, तिलहन की 11 गुना और दलहन की 88 गुना से अधिक मूल्य की खरीद की है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नामक एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना ने मात्र 1 वर्ष में ही सफलता की कई नई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। सभी भू-जोतधारी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता और सफलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 9वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान के 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई और आप दोबारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर।
झारखंड में और ख़ास तौर से कोडरमा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जात पात धर्म की राजनीति थोड़ा ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एकदम मैं बिल्कुल ना करें ये भी सही नहीं है, नकार दूं ये भी सही नहीं, कुछ हद तक तो है। लेकिन हमें लगता है कि अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपका प्रेजेंस कैसा है, आप किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए आप सोचते हैं, क्षेत्र के लिए आप सोचते हैं। तो इसमें सब जाति पाति को किनारे कर देता है। और हमें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने सहयोग किया। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम कौन हो? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।